ईशान ने एक एक करके पन्ने पढ़ना शुरू किया। उसे एहसास हो गया था कि अर्जुन ने यह डायरी उसी के लिए लिखी थी। जैसे उसे पता था कि ईशान कभी न कभी इस डायरी तक जरूर पहुंचेगा। ईशान, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी इस शापित खेल में फंस चुके हो। और अगर तुम इसे नहीं पढ़ रहे हो तो या तो तुम इस खेल से सुरक्षित हो या फिर तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया और तुम इस खेल में बुरी तरह से फंस चुके हो, क्योंकि इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती कि तुम यहाँ तक पहुँचे। शायद जब तुम इसे पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी मौत करीब है। मेरे साथ जो कुछ हुआ वह मैं किसी को बता नहीं सका, क्योंकि जैसा कि तुम्हें भी समझ आ गया होगा, हम कुछ भी बताने की कोशिश करें तो भी हम बता नहीं सकते, और हम जो कुछ बोलते हैं वह सामने वाले को समझ में नहीं आता। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे सब कुछ पता था, फिर भी मैंने लालच में आकर यह किया, और शायद मेरी वजह से तुम भी इसमें फंस चुके हो। इस सब की शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई थी, जब मैं एक फिल्म यूनिट के साथ दक्षिण कोरिया गया था। हमारी शूटिंग सियोल शहर से 90 किलोमीटर दूर एक दुर्गम जंगल में थी। वहां पहुंचना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे गाइड ने हमें पहले ही बता दिया था कि यह जंगल और इसके आसपास का इलाका पुरानी आदिवासी जनजातियों से घिरा हुआ है, इसलिए यह इलाका खतरनाक हो सकता है। हमारी शूटिंग वहां 15 दिन चलने वाली थी। पहले 3 दिन सामान्य थे। वहां आसपास रहने की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए पूरी शूटिंग यूनिट टेंट लगाकर वहीं ठहरी हुई थी। वहां गाइड ने हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि यह क्षेत्र यहाँ के सबसे रहस्यमयी इलाकों में से एक है और यहाँ रहने वाली आदिवासी बस्तियों के लोगों से किसी भी तरह का संपर्क बनाने से बचें। अगर कोई कुछ दे तो मत लो, और अगर कोई कुछ मांगे तो मना मत करो। हमने यह अजीब सी चेतावनी सुनी और फिर उसे भूल गए। 5 दिन तक सब ठीक चलता रहा। छठे दिन सुबह मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने खाने पीने के सामान में से केवल 2 दिन का राशन ही बचा पाया था। मेरा एक साथी उस दिन अचानक बीमार पड़ गया, इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर से पैसे लेकर मैं अकेले शहर की ओर निकल पड़ा। जंगल में शूटिंग लोकेशन से मुख्य सड़क तक पैदल पहुंचा। वहां से शहर 70 किलोमीटर दूर था। मुझे बस मिल गई। सामान लेकर जब मैं वापस लोकेशन की ओर निकला तो शाम के लगभग 5 बज चुके थे। बस ने मुझे एक निश्चित स्थान पर उतारा जहां से मुझे अकेले जंगल में जाना था। रात के लगभग 8 बज रहे थे। मेरे पास एक बैटरी थी जिसकी रोशनी में मैं शूटिंग लोकेशन की ओर जा रहा था। हाथों में खाने पीने के सामान की थैलियां थीं। अंधेरे में रास्ता बनाते हुए मैं बढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने उस दिशा में बैटरी की रोशनी डाली। एक बूढ़ा आदिवासी आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। किसी अजीब सी भाषा में वह कुछ बड़बड़ा रहा था। वही भाषा जिसमें इस खेल का प्रतिद्वंद्वी आपसे बात करता है। वही भाषा मैंने पहली बार तब सुनी थी। ना जाने क्यों, पर उस बूढ़े पर मुझे दया आ गई। मैं उसके पास चला गया। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। हाथ पैर की हड्डियां साफ दिख रही थीं, आंखें धंसी हुई थीं और पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा था। वह अपनी भाषा में कुछ बोलते हुए इशारों से मुझसे पानी मांग रहा था। मैंने उसे पानी पिलाया। उसे राहत महसूस हुई। मुझे भी एक अजीब सा सुकून मिला। वह हाथ के इशारों से मुझसे कुछ कह रहा था, शायद यह कि कल इसी समय मुझे यहीं मिलना। मैंने सहमति में सिर हिलाया और वहां से वापस शूटिंग लोकेशन आ गया। दूसरा दिन बीत गया। रात को सब सो रहे थे।
लेकिन मुझे उससे मिलने जाने की इच्छा हो रही थी। उसने मुझे क्यों बुलाया था? यह सवाल मेरे दिमाग से हट नहीं रहा था। मैं चुपचाप टेंट से बाहर निकला और कल वाली जगह की ओर चल पड़ा। दूर से ही वह बूढ़ा पेड़ के नीचे बैठा दिखा, लेकिन आज उसकी बगल में एक बोरी रखी थी। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। फिर उसने उस बोरी से एक लोहे की पेटी निकाली। यह पेटी एक ताले से बंद थी। उस दिन पहली बार मैंने वह पेटी देखी। वही मनहूस पेटी। वह अजीब भाषा में कुछ बोल रहा था, शायद मेरे प्रति आभार प्रकट कर रहा था, और बदले में वह पेटी मुझे देना चाहता था। हमारे गाइड ने जो नियम बताया था, मैं उसे भूल चुका था, और उस पेटी को देखकर मेरा ध्यान भटक गया। मैंने उस पेटी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उस बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया और 5 उंगलियां दिखाकर वह मुझे इशारा करने लगा। वह उस पेटी की ओर इशारा करते हुए कुछ बड़बड़ाने लगा और बार बार मुझे अपनी 5 उंगलियां दिखाने लगा। वह क्या कह रहा था, यह तब मुझे समझ नहीं आया। उसने वह पेटी मेरे सामने रखी और आसमान की ओर देखते हुए कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगा, और कुछ ही पलों में वहां के माहौल में बदलाव आने लगा। और फिर कुछ ही क्षणों में अब मुझे समझ में आने लगा था कि वह क्या कह रहा था। यह मेरे लिए एक बड़ा झटका था। कुछ समय पहले तक जो भाषा मुझे अपरिचित लग रही थी, अब वह अचानक समझ में आने लगी थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। इसके बदले मैं तुम्हें यह उपहार दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इस पेटी का उपयोग तुम केवल 5 बार ही कर सकते हो। अगर तुमने इससे ज्यादा बार इसका उपयोग किया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इससे तुम्हारी 5 इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन इसके बाद तुरंत इस पेटी को एक निर्जन जंगल में ले जाकर जमीन के नीचे गाड़ देना, जहां कोई भी इसे खोज न सके। 5 बार से अधिक यह खेल मत खेलना। इस पेटी में ताला लगा हुआ है, लेकिन इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। वह इसी पेटी के अंदर ही है। जब भी तुम्हें इस पेटी का उपयोग करना हो तो इसके ताले पर हाथ रख देना। शायद इसकी जरूरत न भी पड़े, क्योंकि इस पेटी के अंदर जो है वही सब कुछ घटित कर देगा। लेकिन फिर से चेतावनी देता हूँ, सिर्फ 5 बार, उससे अधिक नहीं। वह जो भी अपनी अजीब भाषा में बड़बड़ा रहा था, उसका अर्थ अब मुझे स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था। उसने वह पेटी मुझे दे दी। मैंने उसे अपने पास रख लिया और वहां से चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। वह बूढ़ा अब वहां नहीं था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक उसकी कोई निशानी नहीं थी। मैंने उस पेटी को बिना किसी को बताए अपने बैग में रख लिया। पेटी को खोलने की उत्सुकता मुझ में थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे नहीं खोला। उसे बस अपने बैग में छिपा दिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। हमारे शूटिंग के कार्यक्रम में कुछ बदलाव हो गए और हमें वहां 2.5 महीने तक रहना पड़ा। मैं हर रात अपने बैग को खोलकर उस पेटी को देखता, लेकिन ताले को छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। इन 2.5 महीनों में वह बूढ़ा मुझे दोबारा कभी नहीं दिखा। 3 महीने बाद शूटिंग पूरी हुई और हम वापस लौट आए। एयरपोर्ट पर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण पेटी नहीं है, क्योंकि जब मेरी बैग की जांच की जा रही थी तो वह पेटी मेरे अलावा किसी को दिखाई ही नहीं दी। घर लौटकर मैंने अपनी 10 कार्ड तय की छोटी सी कमरे में उस ताले पर हाथ रखा और आधी रात को मैंने पहली बार उसे देखा। वह खेल, वह दांव, वे पासे और वह भयावह प्रतिद्वंद्वी। दिल दहला देने वाला आज का दांव मैं जीत चुका था। मुझे मेरा पहला इनाम मिल चुका था। एयरपोर्ट से लौटते वक्त टैक्सी में मुझे लॉटरी का एक टिकट मिला था और उसी रात मैं 5 करोड़ का मालिक बन गया। अब मुझे अगले दांव का इंतजार था, लेकिन तभी मुझे
एक बात समझ में आ गई। इस खेल का पहला दांव कब खेलना है यह हमारे हाथ में होता है, लेकिन अगला दांव कब और कैसे खेला जाएगा यह पूरी तरह उसी के नियंत्रण में होता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में मैं कई बार ताले पर हाथ फेरता, लेकिन खेल का दांव नहीं खेला जाता, न ही पेटी खुलती। लेकिन फिर एक रात अचानक वह फिर मेरे सामने था। इस बार भी मैंने दांव जीत लिया और अगले ही दिन मैं घुड़दौड़ में 12 करोड़ का जैकपॉट जीत गया। सब कुछ मिल रहा था। इसी दौरान तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, बहन की शादी हो गई, हमारे पास बंगला आ गया और हमने कई संपत्तियां खरीद लीं। हर 2 महीने में एक रात आती थी, वह रात जिसे वही चुनता था और मेरे भाग्य का सितारा बुलंद हो जाता। पर वह रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने 5वां दांव भी जीत लिया था। इस बार वह शांत था। उसने मेरी ओर देखा, फिर धीरे से उठा और चुपचाप उस पेटी में समा गया। पेटी बंद हो गई। तब मुझे उस बूढ़े की बात याद आई, 5 दांव पूरे होते ही इस खेल को आगे मत बढ़ाना और पेटी को निर्जन और दुर्गम स्थान पर जमीन में गाड़ देना। लेकिन मैं यह करने को तैयार नहीं था। यह तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसे जमीन में कैसे गाड़ दूं? मैंने सोचा और पेटी को वैसे ही रख दिया और यहीं से सब कुछ गलत हो गया। अगले 15 दिन सामान्य बीते, लेकिन फिर एक सुबह जब मैं उठा तो दर्द से चीख पड़ा। मेरी 2 उंगलियां कट चुकी थीं। रात को क्या हुआ था इसकी मुझे कोई याद नहीं थी, लेकिन दोपहर में जब अचानक मुझे झपकी आ गई तो रात का खेल मेरी आंखों के सामने आ गया। उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर मैं सन्न रह गया। पहले 5 दांवों में शांत रहने वाला वह अब किसी दानव की तरह विकृत हंसी में बड़बड़ाता था, चिल्लाता था। मैं जैसे तैसे इस सदमे से बाहर निकल ही रहा था कि ठीक 6 दिन बाद जब मैं सुबह उठा और खुद को आईने में देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरे सिर के सारे बाल जड़ से उखाड़ दिए गए थे। और फिर मुझे वह खेल याद आया जब उसकी तरह ही 5 छोटी छोटी आकृतियां मेरे शरीर पर चढ़कर मेरे बाल नोच रही थीं। फिर धीरे धीरे मैं हर एक दांव हारता गया और फिर मेरे चेहरे पर वे फोड़े निकलने लगे। धीरे धीरे पूरा शरीर उन घिनौने फोड़ों से ढक गया। डॉक्टर आए, वैद्य आए, लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं कर सका। कई बार मन हुआ कि किसी को इस बारे में बताऊं, लेकिन जब भी मैं बोलने की कोशिश करता मेरे मुंह से वही अजीब भाषा निकलती और सामने वाला कुछ भी समझ नहीं पाता। मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ता चला गया। 5वें दांव के बाद उस पेटी के अंदर का वह अस्तित्व बेहद आक्रामक हो जाता है और खेल की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। तब फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले 5 दांवों तक मैं घंटी की आवाज नहीं सुन सकता था, लेकिन 6ठे दांव से वह आवाज मुझे सुनाई देने लगी। इस दौरान एक और बात मुझे समझ में आई। इस खेल में यदि किस्मत अच्छी रही तो दांव जीता जा सकता है, लेकिन अगर एक बार भी हार गए तो वह फिर कभी तुम्हें जीतने नहीं देगा। वह तुम्हारे शरीर की कोई भी चीज छीन सकता है। उसे सुंदरता से नफरत है। वह कभी किसी छोटी सी चीज की मांग करेगा तो कभी शरीर का कोई हिस्सा भी ले सकता है। इस खेल से छुटकारे का बस एक ही तरीका है, तुम्हारी इच्छा। जैसे ही तुम कोई दांव जीतते हो, उसी क्षण तुम्हारे मन में जो पहली इच्छा आती है वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बन सकती है। क्योंकि जब भी मैंने कोई दांव जीता है तब वही इच्छा पूरी हुई है जो उस पल मेरे दिमाग में थी। इस सब से बचने के लिए मैं कई साधुओं, सिद्ध पुरुषों और तांत्रिकों के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक नाम पता चला। उस खेल में मेरे सामने जो प्रतिस्पर्धी है उसका नाम प्लुन्युक। ईशान ने अगले पन्ने को पलटा। आज मैं आजाद हो गया। वह पेटी मैंने अभी अभी विजापुर के जंगल के दुर्गम हिस्से में जाकर जमीन के नीचे गाड़ दी, जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था।
6 महीने हो गए हैं, मैं घर नहीं गया। माँ रोज फोन करती है, लेकिन मैं किस मुंह से जाऊं? 2 दिन बाद मेरी एक प्लास्टिक सर्जन के साथ अपॉइंटमेंट है। वह कह रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी से मैं फिर पहले जैसा दिख सकता हूँ। शरीर पर आए फोड़ों के लिए वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मेरा चेहरा तो पहले जैसा हो जाएगा। मैंने वह पेटी गाड़ दी, लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि वह अब भी यहाँ है। वह मुझसे गया नहीं है। पेटी अब भी यहीं है और किसी भी पल वह आवाज फिर मेरे कानों में गूंज सकती है। इस डर से मेरा मन अब भी कांप रहा है। ईशान ने पूरी डायरी पढ़ ली थी। वह स्तब्ध था। अब उसे यह यकीन हो गया था कि यह सब कोरिया में ही शुरू हुआ था, जिसका उसे पहले भी संदेह था। इस डायरी ने उसे पूरी घटना के बारे में तो बता दिया था, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता अब भी अज्ञात था। सिर्फ एक बात पक्की थी, यह खेल उसे पूरा खेलना ही पड़ेगा। और एक और बात वह समझ चुका था। उसके सामने बैठा वह भयानक प्रतिस्पर्धी प्लुन्योक। आखिर कौन था यह प्लुन्योक?